हेलो गाइस, दिस इज श्रेयांश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से स्टेप बाय स्टेप यूट्यूब चैनल के अंदर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास के अंदर। आज की क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं और खूब सारे एमसीक्यूज जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मिक्स क्वेश्चन हैं और आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं किसके लिए, जो एम्स एग्जाम्स हैं या जो भी कोई सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसके हिसाब से ये सारी की सारी क्लासेस बनाई जा रही हैं अभी के हिसाब से। तो यहाँ पर जितने भी चीज़ें होने वाली हैं वो सभी कुछ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। क्यों, कौन सा क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सभी लोग बस एक बार फटाफट से क्लास को कर दो शेयर अपने दोस्तों के साथ और फिर शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये जो क्लास है ये रिकॉर्ड फॉर्मेट में मैं आपके सारे कमेंट देख रहा हूँ बट आपका रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो जितने भी लोग हैं अपना कमेंट करते रहें, अपना जो भी आंसर है वो करते रहें। ठीक है, लेकिन मैं आंसर जो करूँगा वो आपको आईडी में से कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मेन स्ट्रीम में से मैं कोई भी कमेंट पिक नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है। ठीक है, तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। जितने भी लोग हैं सभी लोग फटाफट से एकदम अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, तैयार हो जाएं। फिर हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। ये लो पहला सवाल आप लोगों के लिए। यहाँ पर सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज मेगलोब्लास्टिक अनीमिया। मेगलोब्लास्टिक अनीमिया जो है वो कौन सा विटामिन जो है की डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, बी 12 एंड विटामिन के। जल्दी से आंसर कर दो सभी लोग। जब हम लोग बात करते हैं डेफिशिएंसी में, देखो डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन के केस में आपको एक तो डेफिशिएंसी पता होना चाहिए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और दूसरी चीज़ की वो विटामिन क्या सिंथेसाइज करवा रहा है। तो डेफिशिएंसी समझ में आ गई, तो उसी का ओवरकम विटामिन वो कर रहा होगा। मेगलोब्लास्टिक अनीमिया के अंदर क्या होता है कि जो आरबीसी है, जो हमारी रेड ब्लड सेल होती है, उसको क्या करना होता है। देखो जब रेड ब्लड सेल जब इमेच्योर होती है तो इमेच्योर सेल जो होती है उसे जब मेच्योर सेल में कन्वर्ट होना होता है तो उसे क्या लगता है, विटामिन बी 12 लगता है, विटामिन बी 9 लगता है मैच्योरेशन के प्रोसेस के अंदर। और एच बी सिंथेसिस के प्रोसेस में कौन सा विटामिन लगता है? बी 6 लगता है। तो हीमोग्लोबिन भी सिंथेसाइज हो रहा है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि रिक्वायर्ड नहीं है, वो भी रिक्वायर्ड है, सबका हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर जब मैच्योरेशन की बात होती है तो बी 12 एंड बी 9 आता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन के अंदर लिख रखा है मेगलोब्लास्टिक अनीमिया, तो यहाँ पर हमारा आंसर बन जाएगा क्या? विटामिन बी 12। ठीक है, अगर बात करी जाए डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की, तो जितने भी आंखों से रिलेटेड डिजीज होती हैं, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया है, जेरोफ्थेल्मिया हो गया है, ठीक है, या बायोटिक स्पॉट हो गया है, वो सब विटामिन ए की कमी से हो रहा होता है। अगर बात करी जाए वाउंड हीलिंग नहीं हो रहा है, बोन फॉर्मेशन डिले है, ठीक है, या कोई भी स्किन पिगमेंटेशन रिलेटेड इशू आ रहा है, आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, तो ये सारी चीज़ें हम लोग किसके साथ देख रहे होते हैं? विटामिन सी के साथ देख रहे होते हैं। बी 12 का आपके सामने है ना। और कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो भी कॉज कर सकता है। विटामिन के क्लॉटिंग डेफिशिएंसी, अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं उनको सिंथेसाइज के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है अगर विटामिन के कम रहा तो। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज हाईएस्ट इन ए सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर हाईएस्ट कौन सा है? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आईजीएम, आईजीई, आईजीडी और आईजीडी, सॉरी जी और डी। जब भी हम लोग बात करते हैं इस सवाल की, देखो यहाँ पर तो लिखा हुआ है हाईएस्ट, लेकिन क्या लिखा हुआ है? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। जल्दी से सभी लोग अपना आंसर जो है कमेंट कर सकते हो क्या? ये तो अभी कमेंट कर सकते हो तो कर लो जल्दी से। यहाँ पर अगर बात करी जाए सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स की, तो जब हम लोग बात करते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी से पहले सीखो क्या? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ? कोई भी एंटीजन आया सबसे पहले बॉडी में फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम नहीं बोलूंगा, बस पहली बार आया है ना। कोई हो सकता है बहुत बार आया हो लेकिन अभी का पहली बार हो, है ना। तो जैसे ही एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर किया तो उसका सबसे पहले सामना किससे होगा? उसका सबसे पहले सामना होगा आईजीएम से, क्योंकि वो क्या है भाई? प्राइमरी है। और प्राइमरी क्यों है? क्योंकि आपको पता है इसका जो स्ट्रक्चर है वो लार्ज साइज का है, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है। कैसा है? पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। पेंटामेरिक स्ट्रक्चर जो होता है वो आप लोगों को बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा होता है।
सब लोगों को समझ में आता होगा। बर्फ के उसके जैसा दिखाई देता है। तो ये पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाइंडिंग साइट ज़्यादा है, सबसे पहले आएगा। लेकिन जब IgM जो होता है वो 14 डेज के अंदर अंदर कम हो जाता है, तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ठीक है, और वो जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसमें कौन आता है? फिर IgG देखने को मिलता है, और फिर वो क्या होता है? लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो मतलब वो क्या करेगा? वो बहुत लंबे टाइम तक वहां पर रुकने वाला है, इसीलिए हम लोगों को वो देखने को मिलता है। अगला सवाल, जल्दी से तैयार हो जाओ सभी लोग आंसर करने के लिए। विच विटामिन एक्ट एज द को फैक्टर फॉर कोलेजन सिंथेसिस? को फैक्टर का मतलब क्या होता है? कि उसके अंदर हेल्प कर रहा है किसकी सिंथेसिस के अंदर? कोलेजन सिंथेसिस के अंदर। कोलेजन क्या होता है? जब हम लोग देखते हैं कि जो हमारी स्किन टाइटनिंग है वो किसके कारण से है? कोलेजन के कारण है। ये जो स्किन चिपकी हुई है ये किसके कारण है? कोलेजन की वजह से यहाँ पर लगी हुई है ना। अब ये सारी चीजें कौन सिंथेसाइज करवाता है? विटामिन A, C, D या K, है ना, सब में विटामिन लगा लेना। जल्दी से बता दो, कोलेजन सिंथेसिस की अगर जब हम लोग बात करते हैं तो कौन सा विटामिन इन्वॉल्व होगा? अब विटामिन ए तो हम लोगों को समझ में आ गया कि विटामिन ए जो है वो जितना भी आप लोगों का, अच्छा, विटामिन ए जो होता है ना वो स्किन को सॉफ्ट करने में काम आता है। सॉफ्ट स्किन। ठीक है, एक डिजीज होती है टोड स्किन। टोड होता है मेंढक जैसा, है ना, मतलब मेंढक का ही भाई है एक तरीके से, टोड स्किन। तो टोड स्किन भी जो है विटामिन ए में हो जाती है। तो जितने भी आप देखेंगे विटामिन ए कंज्यूम करने वाले लोग हैं तो वो स्किन जो होगी वो ऐसा करके सॉफ्ट रहने वाली है। ऐसे जैसे किसी के हाथ पे ऐसे लगाओ और ऐसे हो, बहुत रेयर होगा आपके सिटीज़ में, टायर 1 टायर 2 के अंदर नहीं होगा। लेकिन हाँ, जिन लोगों में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है, जिन लोगों को नहीं मिल रहा है विटामिन ए बिल्कुल भी, वहाँ पर क्या होता है कि स्किन बहुत ज़्यादा फटी फटी सी रहती है। ठीक है, उसमें दरारें सी होती हैं, तो वो विटामिन ए की कमी से होता है। तो सॉफ्ट स्किन के लिए विटामिन ए जिम्मेदार है। बात करी जाए यहाँ पर आंसर की, बिल्कुल विटामिन सी जो है वो कोलेजन सिंथेसाइज करवाता है। तो कोलेजन सिंथेसिस के अंदर क्या करता है? प्रोलीन्स वगैरह जो होते हैं, अमीनो एसिड्स, उनको सिंथेसाइज करवा देता है, प्रोलीन लाइसिन्स को, जिसके कारण क्या हो? कोलेजन फॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के साथ आता है। और विटामिन के तो अभी हम लोगों ने बात कर ही ली है कि भैया क्लॉटिंग फैक्टर के लिए काम आएगा। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल आपसे कह रहा है अपीयरेंस ऑफ आरबीसी इन एप्लास्टिक अनीमिया। एप्लास्टिक अनीमिया के अंदर आरबीसी का अपीयरेंस कैसा होगा? ठीक है, अच्छा, वो मैंने यार इस क्वेश्चन को ही फ्लिप किया था तो मैं हिंदी में करना भूल गया हूँ। यहाँ पर है ना, कर लेना एप्लास्टिक अनीमिया। ये वाला तो हम पहले देख चुके थे ना, तो मतलब इसको मैंने चेंज कर दिया था। एप्लास्टिक अनीमिया ऐसे ही बनता है सवाल, मैंने तो आपको काफ़ी बार सिखाया है। लेकिन अब यार ये हिंदी वाला थोड़ा सा मेरे को चेंज करने में टाइम लगता है, और उसमें भी ये बहुत अजीब सी ही हिंदी हो पाती है ना। क्योंकि मैं वो करवाता तो ट्रांसलेटर से ही हूँ, क्योंकि मुझे ये लिखना नहीं आता है। अगर बात करी जाए माइक्रोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया या डायमॉर्फिक अनीमिया, तो जो हम लोग बात कर रहे होते हैं एप्लास्टिक अनीमिया की, तो एप्लास्टिक अनीमिया में हुआ क्या है? पहले सिनेरियो समझ में आना चाहिए। एप्लास्टिक अनीमिया के अंदर हमारा जो आरबीसी फॉर्मेशन था, आरबीसी फॉर्मेशन जो था, वैसे तो मैं कहूँगा ऑल सेल फॉर्मेशन, ऑल ब्लड सेल फॉर्मेशन। देखो, लेकिन अभी मैं सिखा क्या रहा हूँ? मैं अनीमिया सिखा रहा हूँ। देन अनफॉर्चुनेटली मैं आरबीसी के ऊपर बात कर रहा हूँ। आरबीसी फॉर्मेशन जो है वो स्टॉप हो गया। क्या हो गया? स्टॉप हो गया। अगर स्टॉप हो गया आरबीसी फॉर्मेशन, तो जो आरबीसी जैसी थी वैसी की वैसी ही रहने वाली है। सपोज मानो मैं पढ़ाना छोड़ दूँ, तो जो मेरी ग्रोथ थी वो बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगी। जितना मुझे पहले आ रहा था उतना ही आ रहा है, मैं आगे और नहीं सीख पाऊंगा। तो आरबीसी क्या होती है? अपना वही सेम साइज में रहती है। अब इन केस अगर ऐसा हो जाए कि मैं और चीज़ें सीखने लग जाऊं, तो हो सकता है मैं ये सारी चीज़ें भूल जाऊं। तो आरबीसी क्या होती है? अगर स्टॉप हो गई, जब भी कोई फॉर्मेशन रुक गया, तो जैसी आरबीसी 100 दिन, जैसे सपोज मानो कि 120 दिन का आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है। कितना होता है? 120 दिन का। पता होगा सब लोगों को। अब ये सवाल अब मैं करवाता नहीं, लेकिन अभी बता दिया बस, है ना। 120 दिन का लाइफ स्पैन था। सपोज मानो फॉर्मेशन हुआ आज, तो 120 दिन का कोई तो एक दिन की आरबीसी हुई होगी। आज कुछ आरबीसी प्रोड्यूस हुई होंगी, और ये सारी आरबीसी कैसी हैं? नॉर्मल हैं। कैसी हैं? नॉर्मल। अब आरबीसी का फॉर्मेशन रुक गया, तो जो आरबीसी जैसी थी वो बिल्कुल वैसी ही रहने वाली है 120 दिन तक। तो वहां पर कोई चेंजेस आएंगे नहीं। तो आरबीसी कैसी देखने को मिलेगी? नॉर्मोसाइटिक देखने को मिलेगी।
इन केस ऑफ दैट कोई डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है, जैसे आयरन कम हो गया तो क्या करा, आयरन कम डाला तो छोटी हो गई। इन केस ऑफ दैट B12 ज्यादा हो, मतलब सॉरी B12 कम हो गया तो आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाई, साइज बड़ा रह गया। लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है, सब कुछ सही था, बस बनाना बंद कर दिया कि सब सब आता है भाई, पढ़ाना वढ़ाना सब आता, पढ़ा नहीं रहा बस। तो क्या हो रहा है कि वो चीज वहीं रुक गई है, तो जितना था उतना का उतना ही रुक गया। तो वो क्या हो रहा है, नॉर्मल साइज की ही आरबीसी आपको देखने को मिल रही है। डायमॉर्फिक्स जो होती है ना, वो देखने को तो मल्टीपल जगहों पे मिलती है, लेकिन हम लोग उसको ऐसे क्लासिफिकेशन में यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। दो चीजें जब आती हैं तो थोड़ा फंसाव ज्यादा होता है डायग्नोसिस में। बात करी जाए इन ग्राम स्टेनिंग डीकलराइजर इज यूज्ड इज, कौन सा डीकलराइजर जो है वो यूज किया जाएगा ग्राम स्टेनिंग के अंदर। क्रिश्चियन ग्राम ने ग्राम स्टेनिंग दिया था 1884 के अंदर। मॉडिफिकेशन हुए धीरे धीरे, सारी चीजों को फिल्टर किया गया, सारे स्टेन्स अच्छे करे गए, थोड़े और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करे गए स्टेन्स को, बट सारा टेक्निक वही सेम रहा क्रिश्चियन ग्राम का। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यूज करते हैं क्या, अपना आयोडीन। उसके बाद हम लोग यूज करते हैं डीकलराइजर, और हम लोग लास्ट में यूज करते हैं क्या, हम लोग यूज करते हैं काउंटर स्टेन। अगर बात करी जाए क्रिस्टल वॉयलेट की, या तो क्रिस्टल वॉयलेट जो है वो हमारा प्राइमरी स्टेन है, और जो काउंटर स्टेन जो होता है वो हमारा क्या है, सैफरनिन, ठीक है। तो सैफरनिन हो गया। डीकलराइजर जो होता है वो हम लोग यूज कर सकते हैं एल्कोहल, या हम लोग यूज कर सकते हैं एसीटोन, या हम लोग मिक्स करके 1:1 का मिक्सचर बना लें और इस मिक्स को यूज करें। बेस्ट तो ये मिक्सचर है, ठीक है। अगर आपके पास अल्कोहल है, जब बेस्ट मिक्सचर होता है तो हम लोगों का जो टाइम होता है वो कितना होता है, वो टाइम होता है हमारा 8 से 10 सेकंड का। और 8 से 10 सेकंड भी तब होता है जब ये मिक्सचर थोड़ा सा रखा हुआ है। अगर आपने फ्रेश प्रिपेयर किया है तो आप इससे भी जल्दी कर सकते हो, ठीक है। अगर बात करी जाए सिर्फ अल्कोहल है तो आप टाइम थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, मतलब 5 सेकंड प्लस में जा सकते हो। और अगर आपका एसीटोन है तो -5 सेकंड में चले जाओ आप, ठीक है। आपको 2 से 4 सेकंड के बीच में ही वॉश कर लेना है अगर आप एसीटोन डाल रहे हो तो। ये डिपेंड करता है कैसे कैसे आप लोग यूज़ कर रहे हो स्टेनिंग को, लेकिन मैं तो सिर्फ एज अ प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूँ। किताबों में मेंशन नहीं होगा बहुत ज़्यादा, मैंने किसी किताब में नहीं देखा, लेकिन हाँ अपने प्रैक्टिकल अप्रोच से बता रहा हूँ कि हम लोग क्या रखेंगे, 10 से 15 सेकंड के बीच में रखेंगे अगर मिक्सचर बनाया है। अब बनाया होता है तो लैब के अंदर एक दिन में बनाया है तो उस दिन, जिस दिन सिर्फ बनाया है ना अभी ताज़ा ताज़ा, उसमें एसीटोन ज़्यादा है। ज़्यादा इन द सेंस ऐसा होता है कि एसीटोन अभी बहुत तेज इफेक्ट कर रहा है, लेकिन एसीटोन जो है वो इवेपोरेट करता है बहुत तेजी से। एसीटोन अगर उड़ गया तो बचता क्या है, अल्कोहल। तो बस वो या तो क्लोज टाइट जार में है तो बिल्कुल सेम काम करेगा, लेकिन अगर वो ड्रॉपर बॉटल में भी है ना तो एसीटोन जो है वो इवेपोरेट होता रहता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे कह रहा है, मसल विच टाइप, सॉरी, विच मसल टाइप शो द स्पिंडल शेप। स्पिंडल क्या होता है, सबसे पहले तो ये सीखो। ऐसा जो शेप होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पिंडल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, स्मूथ मसल जो होती है वो, अरे यार मैंने आंसर ही बोल दिया। ऐसे स्पिंडल शेप के अंदर क्या होता है, सिंगल न्यूक्लिएटेड सेल जो होता है वो आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ तो मैंने आंसर बोल दिया, खैर तुम सब रुक सकते हो अपना आंसर देने में। स्मूथ जो सेल्स होंगे वो सबसे परफेक्टली आंसर बनेगा यहाँ पर क्या, कि स्पिंडल शेप का, ठीक है। बाकी हम लोगों ने कल की क्लास में फोटो देखा था तो आप आराम से कर पाओगे। अगला सवाल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है विच ट्यूब एडिटिव इज यूज्ड फॉर द कोगुलेशन टेस्ट। अगर आप देखो तो सिर्फ इस सवाल के अंदर सवाल लिखने का तरीका बदला गया है, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। और ये सेम होगा करीबन लास्ट शायद तीसरी क्लास से रिलेट कर पाई। बस मैं ये सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि ऐसे टाइप से भी क्वेश्चन लिखा गया है। एम्स ऋषिकेश ने शायद इस टाइप से एडिटिव वर्ड यूज किया है ना। तो ये थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूज हो जाएं कि यार एडिटिव क्या होता है, क्योंकि पेपर में ये दिमाग चलाना मुश्किल होता है। घर पे बैठ के तो आप आराम से कर सकते हो कि हाँ यार एडिटिव ये हो सकता है, 5 मिनट बाद याद आ गया। पेपर में जो टाइम होता है 2 घंटे के अंदर, 2 घंटा भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 2 घंटा तो ऐसे बोल रहा हूँ कि वहाँ कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं और फिर जाके पेपर देते हैं।
तो वो 2 घंटे के अंदर अंदर भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो उस स्ट्रेस के अंदर ही हम लोग जब ऐसे शब्द पहले से पढ़ के जाएंगे ना, तो आराम से आंसर कर पाएंगे कि विच ट्यूब एडिटिव, मतलब क्या हो रहा है कि एंटी कोगुलेंट की बात हो रही है, ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है कोगुलेशन टेस्ट के अंदर। तो कोगुलेशन टेस्ट में हम लोग यूज करते हैं सोडियम सिट्रेट, लिक्विड एंटीकोगुलेंट है। ठीक है, और जो रेशो होता है वो यूज होता है 1:9 का, स्काई ब्लू कलर का होता है। और जो कैल्शियम इसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम के साथ आयन फॉर्म होता है, कैल्शियम। ठीक है, चलो बाकी तो फ्लोराइड तो आपको समझ में आता ही है ना। सोडियम सिट्रेट जो ग्रे कलर का होता है, मैं मेंशन कर देता हूँ, शायद कोई पहली बार देख रहा हो, ग्रे कलर का होता है। ईडीटीए जो है वो आपका लेवेंडर या पर्पल कलर का होता है। और हेपेरिन जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, हेपेरिन किसके लिए यूज करते हैं, चलो सोच लिया, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट के लिए यूज करते हैं। मतलब जैसे ही मैं सवाल बोला करूँ तो सोच लिया करूँ, एंड देन उसके बाद मैं जस्टिफाई करता ही हूँ कि क्या आंसर होगा। अगर आपका वो मैच कर रहा है तो बढ़िया बात है ना, सारी चीजें थोड़ी ना लिखी हुई मिलेंगी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कैंडल जार इज यूज टू प्रोवाइड विच गैस। कैंडल जार जो होता है, ऐसा एक जार होता है, बस कुछ नहीं होता, उसके बीच में एक मोमबत्ती रखी हुई होती है, और ये जल गई भाई मोमबत्ती, पर्पल कलर में जल रही है मेरी मोमबत्ती, है ना, हेलोइंग वाली है। और अगर बात करी जाए यहाँ पर, हम लोग क्या करेंगे, ये प्लेट्स रख देंगे। ठीक है, कल्चर प्लेट्स वगैरह भी रख सकते हैं यहाँ पर। तो कि उससे क्या होता है ना, हम लोगों को, जैसे आप अगर देखें, मैं काफ़ी बार ये बोलता हूँ ना, कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया है, क्या है, कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया। तो उसको क्या चाहिए होता है, CO2 चाहिए होता है, कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया। कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया जो होता है उसे रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड उसे जरूरत होती है। अगर वो CO2 की रिक्वायरमेंट है वहां पर, तो CO2 की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए क्या होता है, हम लोग एक मोमबत्ती जला देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन बर्न हो जाती है, और 5% तक लगभग जो है वो CO2 का प्रोडक्शन हो जाता है। बाकी अगर आप सुनेंगे मेरे मुंह से, तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ CO2 का सिलेंडर होगा। CO2 का सिलेंडर चलाना बहुत मुश्किल काम है, मतलब मुश्किल नहीं है, महंगा काम है। उसे लैब की इन्वेंट्री में मंगाना, फिर उस सारी चीज़ों को इस्तेमाल करना, तो ऐसे करके जब हम लोग देखते हैं तो फिर क्या होता है, CO2 को ऐसे तरीके से बनाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है कि यार अगर एक मोमबत्ती जला के CO2 प्रोड्यूस करी जा सकती है तो कर लो ना। तो ऐसे करके यहाँ पर कैप्नोफिलिक एनवायरनमेंट बनाया जा सकता है। बात करी जाए यहाँ पर, विच टेस्ट टू डिफरेंशिएट स्टेफाइलोकोकस पायोजन टू स्टेफाइलो एग्लीगेटस। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है पायोजन को डिफरेंशिएट करने के लिए आप कौन सा टेस्ट करोगे, कैटेलेस टेस्ट, कोगुलेस टेस्ट, बेसिट्रीन टेस्ट, या ऑप्चिन सेंसिटिविटी टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इन सबसे है ना MCQ बना सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं बना सकता हूं, ये सब एम्स के MCQ हैं। कोई से भी उठा के देखो पेपर, सब में कोई ना कोई सवाल मिलता है। आराम से सोचो कि पायोजन को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग एक एक ब्रेक डाउन करते हैं, तब तक अगर आपका वो आंसर हो तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पर बात करें कैटेलियस टेस्ट की, कैटेलियस टेस्ट क्या होता है, कैटेलियस टेस्ट के अंदर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, किसका करते हैं सर, स्टेफाइलो। ठीक है, मैं सिर्फ स्टेफाइलो एंड स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करा जाता है, कैटेलियस टेस्ट को परफॉर्म किया जा रहा होता है। बात करी जाए कोगुलेस टेस्ट को, तो ये आपका लास्ट क्लास का सवाल है, जिन लोगों को याद हो बहुत अच्छी बात है। मतलब एटलीस्ट ये याद होना चाहिए कि कहाँ पर करवाया है। अगर मैं ये सब चीजें कर रहा हूँ तो आपको भी वो क्लास याद होनी चाहिए, है ना। मैंने कर दिया मतलब आपको याद होनी चाहिए, बस सीधा सा काम खत्म हो जाएगा। अगर बात करी जाए कोगुलेस टेस्ट की, तो ये क्या इसको यूज करता है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो है वो पॉजिटिव देता है जी, बिल्कुल आप लोगों को याद था। और अगर बात करी जाए एंड नेगेटिव जो होता है, यार मेरे को यहाँ पर स्टेफाइलो ही लिखना था, STA फाइलो, एपिडेमिस और सेप्रोफाइटिकस।
ठीक है, याद कर लेना, वो आगे लिख नहीं पाऊंगा। अगर बात करी जाए बेसिट्रीन सेंसिटिविटी टेस्ट, तो बेसिट्रीन सेंसिटिविटी टेस्ट जो होगा वो इसका आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी जितने लोगों ने आंसर सी किया बहुत अच्छा, जितने लोगों ने सी सोचा भी ना बहुत बढ़िया सोचा। और अगर बात करी जाए ये ऑप्चिन सेंसिटिविटी टेस्ट की, तो हम लोग अगर बात करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की, तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं उसके लिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की जब हम लोग बात करते हैं तो आंसर डी बनेगा। और ऐसा नहीं है कि ये सवाल नहीं आता है, ये जो अगर आप बात करो कि सर ये बेसिट्रीन सेंसिटिविटी क्या है या ऑप्चिन सेंसिटिविटी क्या है, यहाँ ऊपर मेंशन कर देता हूँ मैं, है ना। एक बार मैं अपना डिस्प्ले गायब करता हूँ, देन आप लोग देखें, यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर बात करी जाए यहाँ पर बेसी ट्रेन सेंसिटिविटी, तो बेसिट्रीन सेंसिटिविटी या ऑप्चिन सेंसिटिविटी की जब मैं बात करता हूँ, ऑप्चिन सेंसिटिविटी, तो ये क्या है ना, एंटी बायोटिक्स है। क्या है? एंटी बायोटिक्स। और जो ये एंटीबायोटिक्स हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होता है, कल्चर प्लेट लेनी होती है, उसके बीच में क्या करते हैं, ये एंटीबायोटिक की डिस्क रख देते हैं। अब हो सकता है ये आपके यहाँ पर मान लो ये ऑप्शन सी वाली मतलब बेसिट्रिन है और ये आपकी क्या है, ऑप्चिन है। तो इन केस अगर आपने यहाँ पर ग्रोथ लगाई, कौन सी ग्रोथ लगाई आपने, ग्रोथ लगाई यहाँ पर किसकी, पायोजन की, तो पायोजन क्या करेगा, एक सेंसिटिव जोन बना लेगा, मतलब यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं आएगी। मैं एक कलर चेंज करके लिख देता हूँ। अभी तो अपन बहुत कम ही सवाल पे पहुंचे हैं। यहाँ देखो, मैं जहाँ पर रेड रेड कर रहा हूँ ना, यहाँ पर कोई भी ग्रोथ नहीं आएगी, मतलब ये जोन जो होगा ये सेंसिटिव जोन होगा। क्या होगा? सेंसिटिव जोन। तो इसीलिए हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं सेम एज दैट, यहाँ पर ग्रोथ नहीं आएगी, किसके साथ, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के साथ कोई ग्रोथ यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, यहाँ आंसर सी बन जाएगा बिल्कुल। अगला सवाल आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, द मेन सेल इन्फेक्टेड बाय HIV। HIV क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंट वायरस। HIV के अंदर कौन सा सेल सबसे ज्यादा इन्फेक्ट होगा? CD8 सेल, न्यूट्रोफिल, CD4 सेल या RBC। ठीक है, तो जब भी HIV होता है तो ये रेट्रोवायरस है। ठीक है, ये रेट्रोवायरस जो होता है वो क्या करता है, RNA से DNA को कन्वर्ट करता है, DNA से फिर क्या करता है, सेल सिंथेसाइज करता है। तो ये अफेक्ट करता है किसको? टी सेल को। किसको? टी सेल के क्या कर देता है, ये ब्रेक डाउन कर देता है। अब ये टी सेल कौन सा होता है, मतलब टी सेल कैसे छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, डिसफंक्शन हो जाता है। क्या होता है? डिसफंक्शन। अब ये जो होती है ये टी हेल्पर सेल होती है। कौन सी होती है? हेल्पर सेल। तो यहाँ पर जब भी हम लोग हेल्पर सेल की बात करते हैं तो वो CD4 होती है। और अगर मैं बात करता CD8 की, तो CD8 कौन सी होती है? सप्रेसर सेल होती है, मतलब जो चीज़ों को कम करती है। मतलब एक आदमी गुस्सा ज़्यादा करता है और दूसरा वाला कहता है अरे यार गुस्सा मत कर यार, ठीक है सब कुछ ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, CD8 ज़्यादा हो जाए या गुस्सा करने वाला ज़्यादा हो जाए तो फिर व्यवस्था बिगड़ जाती है। ठीक है, ज़्यादा चुप रहना भी खराब है और ज़्यादा बोलना भी खराब है। ठीक है, तो ये चीज़ सिखाती है CD8 और CD4 जुगल जोड़ी। अगला सवाल शायद लाल कलर में रह गया, लार्ज आर्टरी इन अ ह्यूमन बॉडी। आर्टरी पूरी लाल होती है, तो एकदम लालम लाल हो गया सवाल। कैरोटेड, फिमोरल, अरोटा या सब क्लेवियन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे सवाल। आप देखेंगे हर क्लास में एक क्वेश्चन एनाटॉमी का है, दो क्वेश्चन एनाटॉमी के आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अभी मसल और आर्टरी से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। सबसे पहली क्लास में स्टमक से क्वेश्चन था, रेस्पिरेटरी किडनी भी बच रहा है, न्यूरो से एक आध क्वेश्चन ऐड किया है। तो ऐसे करके हुए हम लोग भी बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, बेसिक बेसिक सी। अगर बात करी जाए लार्जेस्ट आर्टरी की, तो लार्जेस्ट आर्टरी जो होती है वो अरोटा होता है। अरोटा पूरा निकल के बॉडी में नीचे लोअर बॉडी तक जा रहा होता है, तो ये सबसे बड़ी हो जाती है। साइज तो मुझे अभी याद नहीं है कितना होता है अरोटा का, किसी को याद है तो कमेंट कर देना। यहाँ पर अगर बात करी जाए, विच स्टेन यूज टू डिटेक्ट ग्लाइकोजन, सेम सवाल है, इसमें कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं है। तो ये आंसर आप करेंगे जल्दी से कि कौन सा होगा। यहाँ पर पास स्टेन होगा, जेड स्टेन होगा, जिम्सा स्टेन होगा, राइट स्टेन होगा। तो जब हम लोग बात करते हैं जेड स्टेन की, एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। बात करी जाए जिम्सा स्टेन और राइट स्टेन, तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं PBF स्टेन के लिए, पेरिफेरल ब्लड फिल्म की स्टेनिंग के लिए हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं। पास स्टेन इसका आंसर हो जाएगा। सभी लोग ऐसे ही भौकाल मचाएंगे आंसर के साथ, तो मज़ा तो आना ही है।
बात करी जाए यहाँ पर, द ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी प्रोडक्शन के लिए कौन सा ऑर्गेनल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद कौन सी क्लास का बता पाएगा बच्चा? मैं ज्यादा छोटी सोच नहीं पा रहा हूँ तो 10वीं क्लास का तो बता ही देगा, है ना। सेल वेल तो बहुत पहले आ जाती है क्लास में, छठी क्लास से ही आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर एटीपी प्रोडक्शन कौन करेगा? ईआर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। बात करी जाए गोल्जी बॉडीज की, वो सब शॉर्ट शॉर्ट में लिखा हुआ है ना, ईआर लिख दिया, गोल्जी लिख दिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है? लाइस करने का। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोडक्शन का करता है, और गोल्जी एपरेटस जो होता है पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो बाइंडिंग काम एक तरीके से गोल्जी बॉडी का होता है, ये तो सबको आता होगा। नॉर्मल ईएसआर इन मेल। अभी अगर किसी को याद हो अच्छे से, तो मैंने अभी दोनों नॉर्मल वैल्यूज बताई थी, आज की क्लास में नहीं, पहले क्लास में बताई थी नॉर्मल वैल्यूज। अब मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है मेल के अंदर। आप सवाल आराम से पढ़ना कि सवाल में फीमेल लिखा हुआ है, सवाल में मेल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है वो आप आराम से करें। यहाँ पर 0 से अगर मैं बात करूँ 20 mm पर आवर, देखो यूनिट भी लिखी हुई है, काफी बार यूनिट के अंदर भी फंसाएंगे, अभी नहीं है क्योंकि यूनिट कॉपी करना आसान होता है कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल प्लस सी से। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट में कोई ज्यादा फेरबदल है नहीं, लेकिन हाँ करा जा सकता है, कहीं पे मीटर लिख देंगे, कहीं पे एमएम लिख देंगे। तो फिर आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा, डबल एम ही होना चाहिए, यहाँ पर सिंगल एम फॉर मीटर होता है ना। और जब डबल एम लिखा होता है तो फिर वो सेंस बनाता है मिलीमीटर का। गॉट इट? प्लीज इस चीज को ध्यान रखना है, बहुत बेसिक चीज है। कितना आप लोगों को लगेगा कि सर एमएम बता रहे हैं, हमें आता है, लेकिन हो सकता है कोई शायद एक बच्चे को ना आ रहा हो। मेरा काम तो सबको सिखाने का है, इसीलिए बताया बस यहाँ पर। तो यहाँ आंसर बनेगा कितना? 1 से 10 mm पर आवर। अच्छी बात है, सबको याद रही है यूनिट, ऐसे ही सभी चीजें याद रखनी है जो भी बताता हूँ। बेसिट्रिन टेस्ट बताया, ऑप्शन टेस्ट बताया, ये भी याद होने चाहिए, एग्जाम में आए तो हमारा ये सवाल गड़बड़ाए ना। ठीक है, अगले सवाल की बात कही जाए, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉज एरिथमिया। एरिथमिया का मतलब क्या होता है? इरेगुलर बीटिंग ऑफ हार्ट। ठीक है, इरेगुलर बीटिंग, BEAT, बीटिंग ऑफ हार्ट। मतलब क्या हो रहा है? आपका दिल सही से नहीं धड़क रहा है, तो हो सकता है कोई इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो, ORSP हो सॉरी, सही हो जाओगे। तो यहाँ पर इरेगुलर बीटिंग ऐसा होता है कि काफी सारे लोग जो होते हैं उनमें इरेगुलर बीटिंग जो है वो देखने को मिलती है। ऑप्शन के अंदर हाइपरक्लेमिया है, हाइपोनेट्रीमिया है, हाइपरकैल्सीमिया है, और बात करी जाए हाइपोक्लोराइडीमिया है। देखो ऐसा हो गया कि इस ऑप्शन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसका आंसर बनाने में सक्षम है, मतलब ज़्यादा आराम से आंसर बन सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका? एरिथमिया के अंदर। मैं बता देता हूँ, पोटेशियम का। अब पोटेशियम का बढ़ना भी एरिथमिया का कॉज होगा, और पोटेशियम का घटना भी एरिथमिया का कॉज होगा। ये दोनों जगहों पे क्या होगा? आपको कॉज देखने को मिल जाएगा एरिथमिया का, लेकिन कैल्शियम के साथ भी देखने को मिलता है। इसीलिए अभी इसका आंसर तो यहाँ पर अगर मैं करूँ तो हाइपरक्लेमिया जो होगा वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, पहला भी है। और दूसरी चीज की पोटेशियम लेवल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंटली देखा जाता है। लेकिन मैं इसके लिए आपको एक चीज सिखा देता हूँ सभी लोगों को। देखो यहाँ पर सारे के सारे लिखे हुए हैं, एक एक को पढ़ते जाते हैं, समझते जाएंगे। अगर आप देखें सबसे पहला ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, तो सबसे पहला अगर देखा जाए तो ये लिखा हुआ है हाइपोक्लेमिया। हाइपो का मतलब होता है लो, मैं लिख नहीं पाऊंगा इसके ऊपर, पेन नहीं चलता है मेरा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, चेक करके देखते हैं चलेगा क्या, नहीं चलेगा भाई, है ना। तो अगर बात करी जाए हाइपोक्लेमिया का मतलब क्या होता है आपका, हाइपो का मतलब होता है लो, और क्लेमिया का मतलब पोटेशियम का लेवल। तो यहाँ पर सप्रेशन कहाँ पर दिखता है? ST सेगमेंट के अंदर क्या होगा? डिप्रेशन, सॉरी डिप्रेशन जो होगा वो देखने को आपको मिलेगा। बात करी जाए इन्वर्ट वेव्स जो होंगी, वो T वेव के अंदर क्या होगा? आपको ऊंचाई देखने को मिलेगी। बस ऐसा करके ये वैसे पूरा का पूरा किसके लिए है? ECG वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ थोड़ा सा सीख लो, हाइपरक्लेमिया हो गया तो ST सेगमेंट एलिवेटेड हो जाएगा। हाइपो के अंदर क्या हो रहा था? नीचे जा रहा था। और अगर ST सेगमेंट जो है वो ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है? हाइपरक्लेमिया हो रहा है। तो ये चीज पकड़ में आती है, पकड़ में इन द सेंस अगर आपने ST याद कर लिया, ठीक है,
तो आपको समझ में आ जाएगा पेस्ट पीएसटी अगर बात करी जाए तो पोटेशियम के केस में एसटी सेगमेंट में चेंजेस आते हैं, ठीक है। और एक चीज जो कि ऑप्शन के अंदर था आपका हाइपोकैल्सीमिया, शायद हाइपर कैल्सीमिया लिखा हुआ था मेरे हिसाब से, तीसरा ऑप्शन जो था, तो वहां पर अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा प्रोलॉन्ग क्यूटी और यहाँ पर शॉर्ट क्यूटी। तो मतलब जो क्यूटी के बीच में जो टाइम है वो आपका जो देखने को मिलेगा बढ़ता और घटता हुआ देखने को मिलेगा। मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट होता है, हाइपो मैग्नीशियम का केस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं एक बार इसे छोटा कर दूं एंड देन फिर आपको बताता हूँ। देखो अगर यहाँ पर अभी भी सवाल आएगा तो आपको हमेशा ऐसा देखना है लेवल, हाइपोक्लेमिया सबसे पहला आंसर करने के लिए, सेकंड हाइपोकैल्सीमिया और तीसरा हाइपोमैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम का लेवल लो है, कैल्शियम का लेवल लो है या आपका पोटेशियम का लेवल लो है, बिल्कुल एरिथमिया देखने को मिलेगा। हाइपरक्लेमिया और हाइपरकैल्सीमिया फिर याद कर लेना। ये चीज समझ में आ गई। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है विच बैक्टीरियम इज कैंप पॉजिटिव टेस्ट, ठीक है। कैंप पॉजिटिव टेस्ट जिसमें बटरफ्लाई अपीयरेंस देखने को मिलती है तो वो होता है कैंप पॉजिटिव टेस्ट। कौन सा कैंप पॉजिटिव देता है? तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है एस्पायोजन, एग्लीगेटस निमोनी या एंटेरोकोकस। कौन सा बैक्टीरिया है जो कैंप पॉजिटिव देता है? कैंप रिएक्शन क्या होती है? ऐसा हम लोग एक कल्चर प्लेट यूज करते हैं ब्लड अगार का, उसके ऊपर एक स्ट्रीक कर देते हैं और स्ट्रीक के साइड में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बैक्टीरियल स्ट्रीक कर देते हैं। जो भी पॉजिटिव देता है वो कुछ ऐसे करके अपीरियंस शो करता है। इन केस अगर मैंने ये लाइन पूरी ऐसे खींची होती तो फिर वो इधर से भी क्या करता, ऐसे अपीरियंस देता। तो इसको हम लोग बोलते हैं बटरफ्लाई अपीरियंस, बटरफ्लाई अपीयरेंस, ठीक है। तो ये बटरफ्लाई अपीयरेंस होता है और यहाँ पर अगर कुछ नहीं बना तो फिर इसको बोल देते हैं नेगेटिव रिएक्शन। क्या बोलते हैं? नेगेटिव। और इसको बोलेंगे क्या? पॉजिटिव रिएक्शन। तो कैंप जो होता है वो हम लोग यूज करते हैं। कैंप जो है साइंटिस्ट के नाम से जुड़ के बना था, मुझे भी बहुत अच्छे से याद नहीं रहता है कैंप का फुल फॉर्म, लेकिन हाँ अगर ऑप्शन देखते हैं तो पहचान में आ जाता है। आगे अगर हम लोग एक बार देखें कैंप का जो फोटो लगा हुआ है, देखो स्ट्रीक किसका किया है सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जो स्ट्रीक किया वो किसका किया? स्टेफाइलोकोकस का। तो ये वाली जो लाइन दिख रही है ना, बीच में जो लाइन दिखाई दे रही है वो किसकी है? स्टेफाइलोकोकस ओरियस की। और अगर हम लोग बात करें किसकी? ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस की। किसकी बात कर रहे हैं? ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, जो कि आपका ऑप्शन था पहला। तो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर आप लोगों को यहाँ पर ये ऐसा बटरफ्लाई अपीयरेंस देखने को मिल जाएगा। लिस्टीरिया भी मोनोसाइटोजेंस जो होता है वो पॉजिटिव देता है, बाकी सब क्या देंगे? कैंप नेगेटिव देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? इंक्रीज जोन ऑफ अ बीटा हीमोलाइसिस ड्यू टू ए कैम्प फैक्टर। कैम्प फैक्टर के कारण क्या हो जाता है? जो हीमोलाइसिस ऐसे ही होना चाहिए था ना यहाँ पर, उसका जोन जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो हिस्सा इंक्रीज हुआ इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? कैम्प पॉजिटिव बोल देते हैं। समझ में आ गया? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है विटामिन के डेफिशिएंसी अफेक्ट विच फैक्टर। विटामिन के की जो डेफिशिएंसी होती है वो किस फैक्टर को अफेक्ट करती है? फिर से एक हलवा सवाल आप लोगों के लिए, ऑप्शन पढ़ लो और आंसर कर दो, ठीक है। इतना ही आसान होता है ये सवाल। अगर आपने ऑप्शन पढ़ा तो आप आराम से आंसर कर पाओगे। हम लोगों ने एक चीज सीख रखी है, 2, 7, 9 और 10। जब अगर आपने ये चीज सीखी तो फिर आप लोगों को समझ में आएगा फैक्टर 2 ये लिखा हुआ है, अगर डेफिशिएंसी हुई तो फैक्टर 2 जो है वो सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा। बाकी यहाँ लिखा है 8, ये 10, 11, 12, ये है 12 और ये है 13, है ना। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आंसर बनेगा क्या? ए। जो सवाल आसान है वो बस आसान तरीके से करते जाएंगे, चलते जाएंगे, ठीक है। अब टाइम की परवाह तो है नहीं, बस आप करते जाओ, जितना जल्दी होगा उतना बढ़िया है, जितना जल्दी नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर एक सवाल में टाइम लगता है तो लगाएंगे। विच हार्मोन इंक्रीज द बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है बीएमआर होता है। बीएमआर क्या होता है कि मैं कुछ ना करूं, मेरे कमरे में टेम्परेचर जो है हीटर और एसी से मैनेज करके एकदम बिल्कुल मीठा मीठा टेम्परेचर रखा जाए, 22 से 25 डिग्री, जिसमें मेरी बॉडी पे ना स्वेट आए ना मुझे सर्दी लगे, ठीक है।
तो वो टेम्परेचर रखा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, एक रिलैक्स चेयर पे बैठा हूँ, ना मेरे दिमाग में कोई स्ट्रेस है कि मुझे कल क्या करना है, आज क्या करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, क्या करना है, कोई स्ट्रेस ना हो, तब भी मेरे दिल को चलाने के लिए, दिमाग को चलाने के लिए, मेरी बॉडी के और भी सेल्स को चलाने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे हम लोग बोलते हैं बेसल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो वो बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है कि मेरी बॉडी जब चला रही है सारी चीजों को, दिल तो चलेगा, बॉडी में तो ऑक्सीजन सप्लाई होगी, तो भाई बिल्कुल मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं है, मैं हिमालय पे बैठ गया हूँ जाके तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन क्या हो रहा है कि वहां पर भी दिल तो धड़केगा ही ना, है मगरमच्छ थोड़े ना हूँ जो अपना दिल रोक लूं भाई धड़कने से। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब वो ऐसी चीजें होती हैं तो हमारी बॉडी की एक रिक्वायरमेंट होती है कि इतनी तो चाहिए ही चाहिए, उस चीज को हम लोग बोलते हैं बीएमआर। ठीक है, बीएमआर के साथ में जैसे पढ़ाता हूँ, हो सकता है कोई आदमी और ज्यादा काम करता हो, कोई हो सकता है जो आदमी लेबर का काम कर रहा हो तो उसको और मेहनत लगती है, वो ज्यादा काम कर रहा है मुझसे, मैं बहुत कम काम कर रहा हूँ एक तरीके से। तो ये सारे कामों के ऊपर फिर हम लोग क्या करते हैं, बीएमआर के आगे ऐड एनर्जी लगाते हैं, जिससे हम लोग उसे फूड में या उसे सरप्लस कैलोरीज देके काम में ले रहे होते हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है बीएमआर का। बीएमआर को नापने के लिए एक बैग यूज होता है, उसका नाम है डगलस बैग। ठीक है, डगलस बैग और रूथ बैग, ये क्या होते हैं, सिर्फ बॉडी के ऊपर एक सूट जैसे होते हैं, उनको पहना दिया जाता है, तो हमारी बॉडी से जो हीट निकलती है उससे हम लोग ये मेजर कर लेते हैं। यहाँ पर अगर बात करी जाए तो फिर क्या होता है, जो थायराइड हॉर्मोन्स हैं, थायराइड है वो थायरोक्सिन जो है फिर वो यूज होता है किसके लिए, बीएमआर के लिए। क्योंकि जिन लोगों का भी थायराइड गड़बड़ करता है, या तो वो मोटे हो जाते हैं या वो बहुत पतले हो जाते हैं, तो इन केस अगर बीएमआर में कोई भी खराबी आती है तो फिर वो थायराइड की वजह से आएगी। ठीक है, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, ऐसी बात नहीं है बॉडी में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव स्ट्रेस होगा तो मजा आएगा। जैसे आपका पेपर है और आप ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो, दैट इज गुड स्ट्रेस। और अगर आपका पेपर है आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ओवर स्ट्रेस हो, ओवर स्ट्रेस मत रहो, बिल्कुल कुछ नहीं कर पाओगे। सिर्फ ये सोचो कि हाँ आज मेरे को इतना ऑफसेट करना है कि मेरे को एक क्लास करनी है, इनकेस एक थ्योरी टॉपिक करना है, और मेरे को ये सारी चीजें हैं जो करनी है। बहुत ज्यादा भागोगे तो कहाँ चले जाओगे। सुबह उठते ही सोच लिया आज 500 एमसीक्यू करूंगा, 50 भी नहीं किए। तो ये सोचो कि हाँ मैं 1 घंटे में 50 कर लूंगा, फिर मैं अगले घंटे में 30 कर लूंगा, फिर मैं अगले घंटे में 30 कर लूंगा, तो ऐसे करके 50 30 30 करते हुए जोड़ोगे जब शाम तक, तो हो सकता है 200 250 एमसीक्यू कर पाओ। लेकिन सवाल ये है कि भाई हम जो कर रहे हैं वो हमें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, हम करे जा रहे हैं, हमने किताब खोल ली और हम कबीर दास बने जा रहे हैं कि हाँ आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है। जो समझ में नहीं आ रही चीज गोला करके रखो, स्टेप बाय स्टेप का हैंडल है, इंस्टाग्राम हैंडल है, इन केस कोई चीज़ नहीं आती है वहाँ पर आप डाल दो, है ना, वहाँ पर मैं उन चीज़ों के आंसर कर देता हूँ। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं वो स्टेप बाय स्टेप की आईडी पे करोगे तो मैं आंसर करूँगा। अगर आप लोग श्रेयांश वाली आईडी पे करते हो कोई क्वेश्चन, तो उसका आंसर करना उतना ज़्यादा ईजी नहीं होगा मेरे लिए, क्योंकि उसको मैं एंटरटेन के तौर पर चला रहा होता हूँ और ये मैं थोड़ा प्रोफेशनल काम करने के लिए चला रहा होता हूँ। ठीक है, तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। आप पूछेंगे वहाँ पर मैं आंसर कर दूंगा, नीचे ही डिस्क्रिप्शन के अंदर वो आईडी मेंशन है। अब इस सवाल के ऊपर बात करते हैं, विच माइक्रोस्कोप इज यूज टू डिटेक्ट ट्रेपेनोमा पैलेडियम। ट्रेपेनोमा पैलेडियम जो होता है ना बहुत थिन है, कैसा है, थिन बैक्टीरिया, THIN, टिन हो गया था वो, है थिन बैक्टीरिया। तो थिन बैक्टीरिया जो है वो आप लोगों को यहाँ पर अगर देखना है तो किससे देखोगे, फेज कॉन्ट्रास्ट, डार्क माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो आपके मल्टीपल आंसर करेक्ट हो सकते हैं, जो कि सारे हो सकते हैं। आप अगर देखोगे डार्क फील्ड से भी देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन से भी देख सकते हो और फ्लोरोसेंसी से भी देख सकते हो, तो तीनों चीजें वैसे अपने आप में सही हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है वो है डार्क माइक्रोस्कोप। समझे चीज को, ऐसा सवाल आएगा एग्जाम में जब आप सोचो अरे सर ये भी तो सही था, ये भी तो सही था, लेकिन क्या हो रहा है कि इजी टू यूज किसके लिए, अगर ट्रेपेनोमा पैलेडियम दिया है तो फिर वो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप से देखना सबसे आसान रहने वाला है। क्यों, क्योंकि वो डेलिकेटेड फाइबर जो भी डार्क होते हैं वो सारा मतलब कि वो सिर्फ चमकता हुआ दिखेगा, बाकी पूरा का पूरा एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आती है। जिन लोगों ने भी सी आंसर सोचा है मैं सिर्फ उन्हीं को जस्टिफाई कर रहा हूँ, बाकी ऑप्शन ऐसे ना बनाए जाए तो ज्यादा बढ़िया है। अगले सवाल पे बात करी जाए, विच टेस्ट यूज फॉर द कीटोन बॉडी डिटेक्शन। सिर्फ रिवीजन के लिए सवाल है। मैं बात करूं बेनेडिक्ट टेस्ट की, मैं सिर्फ लिखता चला जाता हूं, शुगर। ठीक है, अगर शुगर का मैं देख रहा हूं, शुगर अगर टेस्ट कर रहा हूं बेनेडिक्ट होगा, रिड्यूसिंग शुगर लिखना था मुझे, मैं यही सोच रहा हूँ, रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर के लिए मैं क्या करूंगा, बेनेडिक्ट टेस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ।
रोथरास टेस्ट जो है वो मैं किसके लिए करता हूँ, कीटोन बॉडी के लिए परफॉर्म करता हूँ, तो ये आंसर हो गया। बारफोर्ड रिएजेंट और टॉलेंस, तो बारफोर्ड जो होता है वो मेरे को डिफरेंशिएट करना होता है, जब मेरे को मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड डिफरेंशिएट करना होगा। मोनो, वैसे तो बारफोर्ड भी कार्बोहाइड्रेट के लिए ही हुआ, लेकिन अब मैं आगे लिख देता हूँ डाया, ठीक है। और अगर बात करी जाए टॉलेंस, तो टॉलेंस मुझे एसिड तो याद आ नहीं रहा है कि टॉलेंस को किस में यूज करते हैं। टॉलेंस भी यार कार्बोहाइड्रेट्स में ही यूज करते हैं। शायद कीटोन के रिएक्शन को यूज करने के लिए, मतलब जैसे कि ऐसा होता है ना, कीटोन और एल्डिहाइड जो होते हैं उनको डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि टॉलेंस के अंदर क्या होता है ना, वो कीटोन से रिएक्ट एल्डिहाइड से रिएक्शन कर जाता है, क्योंकि एल्डिहाइड फ्री ग्रुप है ना, तो ये फ्री ग्रुप से रिएक्शन करता है। थोड़ा थोड़ा सा ऐसा मेमोरी डेवलप हो रहा है। एक बार प्लीज आज जाके आप होमवर्क है खुद पढ़ लीजिएगा कि टॉलेंस जो होता है वो क्या करता है। वैसे तो शायद एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है। अगले सवाल में बात करी जाए, विच क्लॉटिंग पाथवे इज मेजर एपीटीटी, एक्टिव पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो है वो कौन सा पाथवे मेजर करता है, इंट्रिंसिक करता है, एक्सट्रिंसिक करता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है कॉमन या बोथ ए एंड सी। तो जहां पर जब भी ऐसे बात करी जाए एपीटीटी जो है पाथवे कौन सा करता है, तो हम लोगों को पता है हमारे पास दो पाथवे होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे, एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रेंसिक पाथवे में फैक्टर 3 आता है, फैक्टर 3 से क्या होता है, हम लोग फैक्टर 7 को एक्टिव कर लेते हैं। मैं सब एक्टिव की ही बात कर रहा हूँ। और फैक्टर 7 जो है वो इन्वॉल्व कर जाता है फैक्टर 10 के साथ। यहाँ पर जो फैक्टर 10 है वो हमें समझ में आता है किससे होगा, 12, 12 से 11, 11 से 9, और फिर 9 से हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इसको आपका एक्टिव करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 8। और यहाँ पर कैल्शियम की प्रेजेंस तो चाहिए ही चाहिए है हम लोगों को। तो ये जो फैक्टर 10 आपका यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है, तो ये वाला पाथवे क्या है, इंट्रिंसिक पाथवे है, और ये वाला पाथवे क्या है, एक्सट्रिंसिक पाथवे आपको देखने को मिलता है। तो इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक, मैंने शायद टिक लगाने में देरी कर दी तो किसी को समझने में दिक्कत ना हो। और फिर ये हमारा यहाँ से जब शुरू होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉमन पाथवे। तो अगर हम लोग यहाँ पर ऑप्शन देखें तो इंट्रिंसिक पाथवे है जो आपका ये देखने को मिल रहा है एपीटीटी के लिए, किसके लिए, एपीटीटी के लिए। और अगर एक्सट्रिंसिक पाथवे की बात करी जाए तो ये देखने को मिलता है पीटी के लिए। लेकिन ये कॉमन पाथवे को भी डिटेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर कॉमन पाथवे भी आंसर होगा, आंसर बनेगा डी। जितने लोगों ने जल्दीबाजी में ये आंसर कर दिया है, आंसर बनेगा डी, कॉमन पाथवे के अंदर भी कोई एबनॉर्मेलिटी हुई तो टाइम तो बढ़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम तो फाइबर फॉर्मेशन देख रहे हैं ना। यहाँ तक तो सब कुछ सही था, लेकिन फाइबर फॉर्मेशन में डिले आया तो मतलब क्या है, कॉमन पाथवे के अंदर दिक्कत हुई है। फिर क्या होता है, हर एक पर्टिकुलर जो फैक्टर्स होते हैं ना आपके, जैसे फैक्टर 5 का अलग टेस्ट होता है, फैक्टर 8 का अलग टेस्ट होता है, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स के टेस्ट अलग से भी होते हैं। लेकिन ये इजी वे है टू डिफरेंशिएट करने के लिए कि हाँ भाई क्लॉटिंग फैक्टर के अंदर प्रॉब्लम है। अगले सवाल की बात करी जाए, विच स्ट्रक्चर स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम इन अ मसल, अगर मेरे को मसल के अंदर कैल्शियम को रिलीज करना है तो मैं क्या चीज, क्या स्ट्रक्चर यूज कर रहा हूँगा, गोल्जी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोजाइम, या आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्या यूज हो रहा होगा जिससे क्या हो, कैल्शियम आए मसल के अंदर, ठीक है। तो जब भी स्टोर एंड रिलीज की बात होती है तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए। सिर्फ ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल एज इट इज याद होने चाहिए, है ना। आर फॉर रट लो। मेरी अगर कोई किताब खोलेगा तो काफी जगह पे पैराग्राफ्स हैं जिन पे ये लिखा हुआ है कि भाई इसको तो याद ही करना है, नो बट नो इफ, सब कुछ एज इट इज रहने वाला है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो एक स्पेस कैरिंग कैपेसिटी जहाँ पर होता है, वहां पर क्या कैल्शियम स्टोर हो जाएगा, एंड देन वो धीरे धीरे रिलीज करता रहेगा, ठीक है। हिंदी में कुछ चीजें अगर लिखने में टेढ़ी मेढ़ी हो गई हो तो मेरा ध्यान नहीं रहता है ना। तो जो लोग भी हिंदी वाली ऑडियंस है वो फिर अपना सवाल देख ले, है ना। और कुछ चीजें तो वो क्या था ना कि ये स्ट्रक्चर को कॉपी करने में ही बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था, तो फिर वो कुछ वर्ड में उसे मैंने हिंदी इंग्लिश में ही ले रखा है। बात करी जाए, ब्रश बॉर्डर इज मेनली फाउंड इन विच ऑर्गन, ब्रश बॉर्डर जो है वो किस ऑर्गन में फाउंड होगा। अब आपको दिमाग लगाना है कि ब्रश बॉर्डर क्या चीज होगी, स्मॉल वो सॉरी स्टमक में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में होगा, या लिवर के अंदर देखने को मिलेगा। अगर ब्रश बॉर्डर की मैं बात करता हूं तो कुछ ऐसे लाइक स्ट्रक्चर जो आपको माइक्रोविलाई के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर। इससे होता क्या है, इंक्रीज होता है, क्या इंक्रीज होता है सर, सरफेस एरिया।
सरफेस एरिया अगर इंक्रीज हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा तो जो फूड है मेरा वो पूरा का पूरा यूटिलाइज होगा। और फूड अगर पूरा यूटिलाइजेशन हो गया तो मतलब मेरी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो भी पूरी की पूरी बनेगी। समझ में आई चीज को? तो ब्रश वाटर का काम क्या है, सरफेस एरिया बढ़ा देना जिसके कारण एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। और वो कहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, इंटेस्टाइन के अंदर। और अगर एक ऑप्शन की और मैं बात करूं तो किडनी में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो किडनी में भी ब्रश वाटर्स देखने को मिलते हैं आगे पुश करने के लिए। बाकी इंटेस्टाइन इज द बेस्ट ऑप्शन, मैंने सिर्फ ऐसे ही लिखा है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है विच हीमोग्लोबिन इंक्रीज इन विच हीमोग्लोबिन इंक्रीज इन अ बीटा थैलेसीमिया। ट्रेट कर लो इसमें, वैसे तो ये भी सही रहेगा, आगे वो ट्रेट ही लिखा होगा, आया नहीं है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, कि कौन सा बीटा थैलेसीमिया ट्रेट के अंदर कौन सा हीमोग्लोबिन बढ़ता है, HbA2, HbF, HbS या HbA1। सभी लोगों को अगर बीटा थैलेसीमिया देखना है तो बीटा थैलेसीमिया के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अगर डायग्नोसिस जब कंफर्म गोल्ड स्टैंडर्ड की मैं बात करूं, गोल्ड स्टैंडर्ड, तो हम लोगों को क्या यूज करना होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है उसके अंदर हम लोग एक ग्राफ चेक करते हैं जहां पर हम लोग क्या करते हैं, HbA2 के लेवल्स जो होते हैं ना, HB यहाँ पर छोटा छोटा है बाकी का, HbA2 वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है। नॉर्मली कितना होता है HbA2 हमारा, 2% कह रहा हूँ। लेकिन जब अगर यहाँ पर बीटा थैलेसीमिया का केस है तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा नियरली 3.5% से ज्यादा। और आपको 6% तक देखने को मिल सकता है। जो एवरेज रिपोर्ट बनती है वो ज्यादातर 4% के हिसाब से बनती है। ठीक है, तो मतलब ये इतना बड़ा गैप आपको A2 का देखने को मिल सकता है, HbA2। आ गया समझ में? तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा HbA2। हीमोग्लोबिन बीटा थैलेसीमिया के अंदर कौन सा ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे आगे, क्योंकि बैंड है, सारे इंस्टीट्यूट के पास इलेक्ट्रोफोरेसिस सब चलने लगा है। पहले नहीं चलता था तो पहले ये सवाल आते भी नहीं थे, लेकिन अभी ज्यादातर ये सवाल देखने को मिल जाते हैं। बात करी जाए यहाँ पर अगले सवाल की, विच ऑर्गन सीक्रेट इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है वो कौन सा ऑर्गन जो है सीक्रीट करता है, IF आप सब लोगों ने यहाँ पर देखा होगा कहाँ पर, B12 जो होता है वो जब हमारे स्टमक के अंदर जाता है तो वो मिलता है किससे, इंट्रिंसिक फैक्टर से। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, उसको बचते बचाते लेके जाता है कहाँ तक, इंटेस्टाइन तक। कहाँ पर, इलियम तक ले जाने का काम किसका है, इंट्रिंसिक फैक्टर का है। क्यों, B12 एक नाजुक सी लड़की है ये मान लो, अब उसको क्या करेगा, इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोटेक्ट करेगा। फिर जैसे ही लड़की को डेस्टिनेशन मिल जाएगी, लड़की बोलेगी बाय बाय, इंट्रिंसिक फैक्टर वहीं रुक जाएगा, वो आगे चली जाएगी। समझ रहे हो चीज को, कि कैसे इसको याद रखना है, सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ, हर केस सिनेरियो ऐसा नहीं होगा। लेकिन बस क्या हो रहा है, B12 क्या कर रहा है, B12 बहुत फ्री है, B12 को कोई भी डैमेज कर सकता है, साइनोकोबालामिन कोबालामिन को कोई भी डैमेज कर सकता है। तो B12 जो है थोड़ा सा तो प्रोटेक्ट होके आता है बाहर से, लेकिन क्या होता है जैसे ही वो इंट्रिंसिक फैक्टर से मिलता है तो इंट्रिंसिक फैक्टर और B12 साथ साथ में चलना शुरू करते हैं और ड्यूडेनम में जाके वो मिल जाते हैं। तो एसिड प्रोटेक्शन से तो बच जाता है, एंड देन फिर आता है कहाँ पर, ड्यूडेनम में, दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं। जुड़ते हुए वो कहाँ चले जाते हैं, इलियम के पास। इलियम के पास क्या होता है ना, B12 तो अंदर चला जाता है और इंट्रिंसिक फैक्टर गेट पे ही रुक जाता है, लड़की के पापा ने गेट पे ही रोक लिया। बाकी B12 चलिए जाता है अंदर, और B12 फिर क्या करता है, आगे जाके यूटिलाइज होता है, लीवर के पास जाएगा, देन यूटिलाइजेशन देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इंट्रिंसिक फैक्टर कौन रिलीज कर रहा है, सीक्रेट बाय स्टमक कर रहा है। स्टमक की भी कौन सी सेल कर रही है, पेराइटल सेल जो है वो रिलीज कर रही है। विच स्टेन इज यूज्ड फॉर माइलिन शीथ। आप देखेंगे ये सवाल अभी आप लोगों ने PGI के पेपर में देखा होगा। ठीक है, और बाकी पहले भी ये सवाल ऐसा आ चुका है, तो 2 बार रिपीट ही हुआ है ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं कोई नया आया हो। तो यहाँ पर पास है, ल्यूक्सॉल फास्ट ब्लू है, सिल्वर स्टेन है, सुडेन 3 है।
आराम से काटोगे, पास को काट लोगे ग्लाइकोजन के लिए, सुडैन 3 को काट लोगे फैट के लिए। सिल्वर स्टेन और ल्यूक्सॉल फास्ट ब्लू के अंदर कंफ्यूजन रहेगा, तो आंसर याद करना, ल्यूक्सॉल ब्लू जो होता है फास्ट ब्लू। जब भी हम लोग क्या करते हैं, माइलिन शीट का कोई भी सेक्शन काटते हैं, मतलब बेसिकली आप लोगों ने अगर कोई भी ऐसे सेक्शन काटा तो फिर उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ल्यूक्सॉल ब्लू स्टेन करते हैं, तो ये जो एरिया है ये क्या हो जाता है, ब्लू कलर का स्टेन हो जाता है। ठीक है, याद करने वाली चीज है, नाम ही याद होना चाहिए, बस नाम ही काफी है। अगले सवाल में अगर हम लोग बात करें, इन सीकल सेल डिजीज, अगर सीकल सेल डिजीज के अंदर विच अमीनो एसिड रिप्लेस्ड बाय द ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड को कौन सा जो है रिप्लेस करेगा। अब ग्लूटामिक एसिड अपना यहाँ पर बैठा हुआ था, इस बेचारे की कुर्सी किसने खाली, छठे नंबर की पोजीशन पे, 6 पोजीशन पे। जल्दी से बता दो, यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कौन करेगा, लाइसिन, वैलिन, आर्जिनिन, सॉरी एलिनिन और आर्जिनिन। तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि वैलिन जो है वो रिप्लेस कर देगा सीकल सेल अनीमिया, जहाँ पर HbS देखने को आपको मिलेगा। ऑक्सीजन जो होती है वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण जो हीमोग्लोबिन F है वो इंक्रीज हो जाएगा। सिकलिंग टेस्ट हम लोग इसके लिए परफॉर्म करते हैं, ठीक है, सिकलिंग टेस्ट। और सिकलिंग टेस्ट का जो रिएजेंट होता है वो यूज होता है सोडियम मेटाबाई, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा सही से, इधर लिख देता हूँ ना, वो सब एक के ऊपर एक ओवरलैप हो गया मेरी स्क्रीन पे, तो सोडियम मेटाबाई सल्फेट। ठीक है, सोडियम मेटाबाई सल्फेट जो होता है वो हम लोग यूज करते हैं 2 घंटे के लिए, हम लोग इसे इंक्यूबेट करने के बाद देन रिजल्ट को ऑब्जर्व कर लेते हैं, और रिजल्ट में आपको ऐसा सिकलिंग सेल देखने को मिलता है। अच्छा, इसको क्या करना होता है, एयर टाइट रखना होता है। कैसा रखना होता है, एयर टाइट। तो एयर टाइट रखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पेट्रोलियम जेलीज यूज करते हैं, मतलब वैसलीन यूज करते हैं ना, उसको लिखा जाता है क्या, पेट्रोलियम जो वैसलीन होता है, PRO। क्योंकि आधी चीज़ें मुझे डिस्प्ले पे इतना अच्छे से विजिबल नहीं हो पाती, इसीलिए कुछ कुछ वर्ड जो हैं वो मिस हो जाते हैं। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, आराम से बी आंसर कर लिया होगा सब लोगों ने। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, विच विटामिन टॉक्सिसिटी कॉज हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया कौन से विटामिन की टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के। अब आपको समझ में आ रहा है हाइपर कैल्सीमिया मतलब क्या हो रहा है सर, इंक्रीज कैल्शियम का लेवल। अगर जितने लोगों ने सवाल समझ लिया ना, आधी जंग जीत गए भाई तुम। हो सकता है ऑप्शन ढूंढने में मुश्किल हो रही हो, लेकिन सवाल तो समझ में आया, कॉन्सेप्ट तो समझ में आया कि हाँ सवाल तो यही पूछ रहा था, हमें नहीं समझ में आ रहा ऑप्शन क्या था। लेकिन जिनको सवाल समझ में नहीं आ रहा, फिर तुम ऑप्शन समझ के भी कुछ कर नहीं पाओगे। तो इसीलिए पहला सबसे काम ये होना चाहिए कि सवाल हमें समझ में आए, डिकोड कर पाए कि विटामिन की टॉक्सिसिटी होती है, मतलब कि हम लोगों ने ओवर ईट किया होगा। क्या हुआ होगा, ओवर जो भी हो, ज्यादा खा लिया हो, ज्यादा बन गया हो, ज्यादा स्टोर रह गया हो, ओवर हुआ, टॉक्सिसिटी हुई। किसकी हुई, कैल्शियम की हुई। तो विटामिन डी जो है वो हेल्प करता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में। बिल्कुल आराम से आंसर। मेरे सर के ऊपर ये फोटो आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर बात करी जाए विच कंडीशन हो स्मग सेल, स्मग सेल जो है वो कौन सी कंडीशन में आपको देखने को मिलेगी, AML, CML, CLL या ALL। ठीक है, स्मग सेल जो होती है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, स्मग सेल जो होती है वो हमें CLL के अंदर देखने को मिलती है। याद कर लो, ये जो सेल है ये क्या हुआ, जो लिम्फोसाइट है वो बस्ट हो गया, लिम्फोसाइट जो है वो पूरी तरीके से फट गया। अब वो फट गया तो फिर वो कैसा देखने को मिलता है आपको, ऐसा स्मग अपीयरेंस का देखने को मिल जाता है। ठीक है, बस यही चीज याद रखनी है, बाकी सारे हम लोग ये पढ़ चुके हैं, ALL CLL। जिन्होंने क्लास नहीं देखी पहले की वो देख लेना, सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव सेल फेज। ठीक है, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव सेल फेज कौन सा होगा। जब भी हम लोग बात करते हैं रेडियो सेंसिटिविटी की, मतलब क्या कर रहा है कि सबसे ज्यादा DNA को कहाँ डैमेज होगा। इसका आंसर सभी लोग करेंगे कमेंट में, क्योंकि आज की क्लास रखेंगे यहीं तक। ठीक है,
ऐसा है कि ये जो क्लास मैं आप लोगों को रिकॉर्ड करके प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं 6 बजे घर पे नहीं होऊँगा और मुझे आपको ये क्लास प्रोवाइड करनी थी, मुझे टाइम मिला, तो ये क्लास मैं रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली हैं। जितने भी लोगों ने कमेंट किए होंगे, वो सारे कमेंट मैं अपनी आईडी से देख लूँगा, मतलब देख सकता हूँ कमेंट को, लेकिन मैं पढ़ के रिप्लाई कर रहा हूँगा। लेकिन अभी अगर बात करी जाए कि आप लोगों से वन टू वन बात करने वाला जैसे हम कमेंट में रोज़ कर रहे हैं, वैसा नहीं हो पा रहा होगा, तो शायद किन्हीं लोगों ने भी जो कमेंट लिखे हों, वो देख लूँगा, लेकिन हाँ, उनका उतना अच्छा रिप्लाई अगली क्लास में ही कर पाऊँगा मैं, ठीक है? तो जितने भी कमेंट हैं सब याद रखना अपने, कुछ अगर पूछना हो मुझसे, अदरवाइज़ मैसेज कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप की आईडी पे, जो भी कोई आपके डाउट्स रहते हैं, ठीक है? फिर मिलता हूँ आप लोगों से अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए जितने भी लोगों ने क्लास को देखा, क्या करना है, क्लास को लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है और अपने दोस्तों के साथ जाके क्या कर देना है, इन सारी क्लासेस को डिस्कस करना है, जिससे क्या हो कि आप और आपके दोस्त साथ में एम्स जा सकें। समझ रहे हो चीज़ों को? तो ये सारी चीज़ें जब करोगे तो बहुत मज़ा आने वाला है।